है। मेश्राम साहब पिछले 40 साल से पिछड़े वर्ग को जगाने का काम कर रहे हैं और लगातार जब वो पिछड़े वर्ग को जगाने का काम कर रहे हैं तो आज पिछड़े वर्ग के अंदर भी जागृति और चेतना का निर्माण हो गया है। और जब पिछड़े वर्ग के अंदर जागृति चेतना का निर्माण हो गया तो 2010 और 11 में जब मेश्राम साहब ने आंदोलन चलाया जाति आधारित गिनती का तो देश की पार्लियामेंट को पिछड़े वर्ग के लोगों ने बंद कर दिया। आरएसएस बीजेपी को पता चल गया अभी इनको केवल बेवकूफ बनाकर वोट नहीं लिया जा सकता, अब कम से कम इनका नेता बनाना होगा, अब कम से कम इनका चेहरा दिखाना होगा। तो चेहरा दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी नाम के ओबीसी को आगे किया, नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाकर हमारा वोट लूट लिया और नरेंद्र मोदी के माध्यम से हमारा सत्यानाश करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी है वो नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, नरेंद्र मोदी मुखौटा है। आरएसएस के लोगों ने नरेंद्र मोदी को पिछड़े वर्ग का चेहरा दिखाने के नाम पर आगे किया और आगे करके हमारा वोट लूटा और हमारा वोट लूट कर हमारा ही सत्यानाश कर रहे हैं। अभी लगातार पिछड़े वर्ग के लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जाति आधारित गिनती की बात कर रहे हैं, अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी लगातार मैदान में पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत और संगठित करने का काम कर रहा है। इससे आरएसएस और बीजेपी में घबराहट पैदा हो गई है कि अभी पिछड़े वर्ग के लोग इतने मूर्ख नहीं रहे कि इनको मूर्ख बना करके वोट लिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने आपके उत्तर प्रदेश में 28 पिछड़ों के मंत्री बनाए और भारत के इतिहास में पहली बार संसद के अंदर एक एक मंत्री का परिचय दिया गया। ये फला समाज से है, ये फला समाज से है, ये फला समाज से है। वो आपके नेताओं का चेहरा दिखाकर आपका वोट लेना चाहते हैं। हम आपको सावधान करना चाहते हैं, हम आपको सावधान करना चाहते हैं। बिरादरी के नाम पर बिरादरी का नेता हर बिरादरी में आता है और ये कहता है कि सारी बिरादरी आगे चली गई, बस अपनी ही बिरादरी बची हुई है, इसलिए इकट्ठा हो जाओ, अपनी बिरादरी को आगे लेकर के जाना है। तो बिरादरी का आदमी सोचता है जब सारी बिरादरी आगे चली गई, अपनी बिरादरी ही बची हुई है, तो नेताजी आए हैं, इनके पीछे खड़े हो जाते हैं, ये अपनी भी बिरादरी को आगे ले जाएंगे। तो हमारा आदमी अपनी बिरादरी के नेता के पीछे खड़ा हो जाता है और बिरादरी के नेता के पीछे जब हमारा आदमी खड़ा हो जाता है तो बिरादरी का नेता सोनिया गांधी के पीछे चला जाता है, बिरादरी का नेता अमित शाह के पीछे चला जाता है और सोनिया गांधी को पूछता है कितना दे रहे हो, हमारी बिरादरी के तो इतना लोग हमारे पीछे हैं, कितना दे रहे हो। अगर सोनिया गांधी थोड़ा कम देती है तो अमित शाह के पास जाता है और कहता है सोनिया गांधी तो इतना दे रही थी, आप कितना दे रहे हो। मतलब आप उसको बिरादरी का नेता बनाते हो और बिरादरी का नेता आपका सौदा कर लेता है, आपको पता ही नहीं चलता कब सौदा हो गया। तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। भेड़ के मालिक को आपने देखा होगा, भेड़ का मालिक बहुत प्रेम से भेड़ को पालता है और पालने के बाद में जब कसाई के खूंटे पर बेचना होता है, जब सौदा करना होता है, किसी भी भेड़ से नहीं पूछता कि तुम्हारा सौदा करो या सौदा ना करो, और सौदा कर देता है। जैसे भेड़ का मालिक भेड़ से नहीं पूछता, भेड़ को कटने के लिए बेच देता है, वैसे बिरादरी का नेता बिरादरी का सौदा करता है, खुद दाम ले लेता है, खुद विधायक हो जाता है, खुद सांसद हो जाता है, खुद एमपी हो जाता है, खुद एमएलए हो जाता है। छोटी गाड़ी से चलता है तो बड़ी गाड़ी से चलने लगता है, छोटे घर में रहता होता है बड़े घर में रहने लगता है, सिक्योरिटी नहीं होती सिक्योरिटी मिल जाती है। और आपके गांव में जब जाता है तो 10-20 गाड़ियों के साथ में और 10-20 पुलिस के साथ में जाता है, तो आपको लगता है कि आपका नेता बड़ा हो गया है। लेकिन ऐसे नेता से क्या फायदा जो जिस देश में जानवरों और कुत्तों की गिनती होती हो, उस देश में आपका नेता संसद में हो, मंत्री हो, लेकिन आपकी गिनती ना करवा सकता हो। ऐसे नेता को लेकर के आप क्या कर सकते हो? इस बात को हम लोगों को जानने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है, इसको सतर्क रहने की जरूरत है। हम पिछड़े वर्ग SC ST OBC के लोगों को कहना चाहते हैं, माइनॉरिटीज के लोगों को कहना चाहते हैं कि एक बार जब जंगल कट रहा था तो जंगल में अंदर जो जंगल कुल्हाड़ी काट रहा था तो उस कुल्हाड़ी में जो बेत लगा था वो लकड़ी का लगा था। तो जंगल में जो पेड़ थे वो क्या सोच रहे थे? वो सोच रहे थे भले ही ये कुल्हाड़ी
जंगल को काट रही है, लेकिन जो उसके अंदर बेत लगा हुआ है वो बेत तो हमारा ही भाई है, लकड़ी ही है, इसलिए उसका विरोध नहीं करना चाहिए। और जब जंगल कट गया तो बेत का काम भी खत्म हो गया और बेत को भी निकाल कर फेंक दिया गया। जैसे जंगल कटने के बाद बेत का काम खत्म हो गया, वैसे जो आपके नेता दिखाए जा रहे हैं, जो आपके 27-28 मंत्री बनाए जा रहे हैं, जिनकी कोई औकात नहीं है, जो आपकी गिनती तक नहीं करवा सकते, जानवरों की गिनती हो सकती है मगर आपकी गिनती नहीं हो सकती, जो ऐसे नेता हैं, अगर ऐसे नेताओं से आप सोचते हो कि आपका उद्धार हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा, तो ये गलत है। ये तो जंगल में जो कुल्हाड़ी लकड़ी काट रही थी उस कुल्हाड़ी के बेत जैसे है। जिस दिन आपका अधिकार खत्म हो गया, जिस दिन आपका संविधान खत्म हो गया, जिस दिन आप इस देश में पूंजीपतियों उद्योगपतियों के गुलाम बना लिए गए, उस दिन इन नेताओं का भी काम खत्म हो जाएगा और इन नेताओं को भी जैसे कुल्हाड़ी से बेत निकालकर फेंक दिया जाता है वैसे आपके नेताओं को भी फेंक दिया जाएगा। इसलिए हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। किसी कोई भी अधिकार जाति के नाम पर नहीं मिला है, अधिकार समाज के नाम पर मिला है, एससी के नाम पर मिला है, एसटी के नाम पर मिला है, ओबीसी के नाम पर मिला है, माइनॉरिटीज के नाम पर मिला है। अगर अधिकार समाज के नाम पर मिला है तो लड़ाई भी समाज के नाम पर लड़नी होगी। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी देश में बहुसंख्यक समाज है, 85 से 90% हमारी आबादी है, लेकिन देश में शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा नहीं हुआ है, शेड्यूल ट्राइब का कोटा पूरा नहीं हुआ है, पिछड़े वर्ग को कुछ नहीं मिला है, मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से ज्यादा खराब है। जो 85 से 90% लोग हैं वो अधिकार वंचित हैं, क्योंकि वो या तो जाति के नाम पर वोट करते हैं या तो धर्म के नाम पर वोट करते हैं, वो अपने अधिकार के नाम पर वोट नहीं करते। और जब तक आप अपने अधिकार के नाम पर वोट नहीं करते तब तक आपकी लड़ाई नहीं हो सकती। किसान भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन किसानों की लड़ाई भी इसलिए सफल नहीं हो रही है, किसान भी जब तक अपने को किसान नहीं मानेगा, किसान अपने को जाति का पहले मानता है, किसान बाद में मानता है। अगर जाति का पहले मानोगे, किसान बाद में मानोगे, तो किसानों की लड़ाई भी सफल नहीं हो सकती। अगर पिछड़ों की लड़ाई लड़ना है, अपने को पिछड़ा मानो तो लड़ाई होगी। अगर किसानों की लड़ाई लड़ना है, अपने को किसान मानो तो लड़ाई होगी। और इस देश में अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सभी लोग अधिकार वंचित हैं, तो ये सभी मूल्यवासी बहुजन समाज के लोग हैं। अगर ये सभी मूल्यवासी बहुजन समाज के लोग हैं तो सभी को अपना को बहुजन मानना होगा, मूल्यवासी मानना होगा और बहुजन मानकर अपने 85-90% अधिकार की लड़ाई हम सभी लोगों को लड़ना होगा। ये यहां से हम लोगों को तय करके जाना है, ये यहां से हम लोगों को गांठ बात करके जाना है। अगर हम ये गांठ नहीं बांधते तो आने वाले समय में जो स्थितियां हैं, अभी एक ने कहा था कि नए संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश किया जाए, तो ये जो मनुवादी चरित्र के लोग हैं, ये लोग भारत के संविधान को संविधान नहीं मानते, ये भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं और देश में मनुस्मृति का कानून लागू करना चाहते हैं और इस देश की बहुसंख्यक आबादी को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। अगर अभी आज के हालात देखो तो आज प्राइमरी एजुकेशन पूरी तरीके से चौपट हो गई है, गरीबों को बच्चों को कोई पढ़ाई नहीं है, केवल पानी वाली खिचड़ी खिलाई जाती है, कटोरा लेकर जाता है, कटोरा लेकर आता है, कक्षा 8 पाठ हो जाता है, नाम लिखना तक नहीं आता है। आपकी प्राइमरी एजुकेशन खत्म हो गई। आपको डॉक्टर बनाना है अपने बच्चे को, डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए 10 बार सोचता है, इतना पैसा लगता है। अगर डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए 10 बार सोचता है, इतना पैसा लगता है, तो किसान मजदूर आम आदमी इस देश में अपने बच्चे को डॉक्टर कैसे बनाएगा? आप सोच सकते हो। आपकी पढ़ाई खत्म की जा रही है, आपकी जमीनों पर डाका डालने के लिए 3 कृषि कानून लाए गए हैं, आपके बिजनेस व्यापार को खत्म करने की देश में साजिश चल रही है, इसके लिए एफडीआई आया हुआ है। आपको समझने की जरूरत है, इस देश में दोबारा से कंपनी राज स्थापित करने की कोशिश चल रही है। अगर इस देश में ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में भारत के अंदर भारत कहां है ये आपको खोजना पड़ सकता है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, मोदी जी ने कहा
कि देश नहीं बिकने दूंगा। हमारे लोगों ने सोचा मोदी जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, देश नहीं बिकने देंगे, हमारे लोग खुश हो गए। लेकिन हमारे लोगों ने मोदी की मन की बात समझ ही नहीं पाई। मोदी ने मन ही मन कसम खा लिया कि देश के अंदर देश है, ऐसा कुछ बचने नहीं दूंगा। इसलिए इंडियन ऑयल बेचा, इसलिए भारत पेट्रोलियम बेचा, इसलिए रेलवे बेचा, इसलिए बीएसएनएल बेचा, सारे सरकारी उपकरणों को बेच रहे हैं। अरे हम आप कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे वो हिस्सेदारी लोगे कहां जब सरकारी जगह में हिस्सेदारी मिलने की बात संविधान कर रहा है। सरकारी सब मोदी जी बेच रहे हैं तो हिस्सेदारी लोगे कहां। आपकी सरकारी नौकरियां जा रही है, आपकी शिक्षा जा रही है, आपका व्यापार जा रहा है, और जो आपके पास जमीनें थी वो 3 कानूनों की वजह से, क्योंकि जब कंपनी एग्रीमेंट कर लेगी किसान के साथ में तो होगा क्या कि किसान की जमीन पर जब कंपनी का एग्रीमेंट हो जाएगा तो कंपनी को लोन लेने का अधिकार होगा। आपने सुना होगा विजय माल्या भाग गया, आपने सुना होगा चौकसी पैसा लेकर भाग गया। अगर विजय माल्या पैसा लेकर भाग सकता है, अगर चौकसी पैसा लेकर के भाग सकता है, तो जो पूंजीपति, जो उद्योगपति, जो आपकी जमीन से एग्रीमेंट करेगा और आपकी जमीन पर लोन लेगा, वो क्यों नहीं भाग सकता है। और जब वो भाग जाएगा तो आपकी जमीन नीलाम हो जाएगी। अगर आप उसके खिलाफ एसडीएम की कोर्ट में जाओगे तो एसडीएम आपकी सुनेगा या किसान की सुनेगा या अंबानी की सुनेगा, ये आप खुद ही समझ सकते हो। क्योंकि किसान की तो विधायक के सामने नहीं सुनता, अगर विधायक फोन कर दे तो किसान की नहीं सुनता, तो अंबानी फोन करेगा तो किसान की कैसे सुनेगा। सुनेगा नहीं, आपकी जमीन पर कब्जा हो जाएगा। और अगर जमीन पर कब्जा हो जाएगा तो भारत के अंदर भारत कहां है ये आपको खोजना पड़ सकता है। ऐसी देश में परिस्थितियां बन रही हैं। अभी जब हम एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, जैसे आप लखनऊ में आए होंगे तो आपको बोर्ड मिला होगा, लखनऊ आगमन पर आपका स्वागत है। जब आप लखनऊ से बाहर निकलोगे तो आपको बोर्ड मिलेगा, लखनऊ में आने के लिए धन्यवाद, यहां से बाराबंकी की सीमा शुरू होती है, बाराबंकी में आपका स्वागत है। अभी ऐसा बोर्ड आपको देखने को मिलता है, मगर आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है कि इस देश के अंदर ऐसा बोर्ड लगा होगा, अडानी की सीमा में आपका स्वागत है। आप 100-200 किलोमीटर आगे जाओगे, आपको दूसरा बोर्ड मिलेगा, अडानी की सीमा यहां समाप्त होती है, अंबानी की सीमा यहां से शुरू होती है, अंबानी की सीमा में आपका स्वागत है। भारत के अंदर भारत कहां है ये आपको सोचना पड़ सकता है। अगर इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाना है, जो ज्योतिबा फूले साहू महाराज बाबा साहब ने 108 साल का कठिन संघर्ष करके लागू करा पाए, अगर उस संविधान को बचाना है, भारत देश के लोकतंत्र को बचाना है, हमारी आपकी आवाज को बचाना है, अपने हक अधिकार को बचाना है और इस देश को बचाना है, तो इस देश में परिवर्तन करने की जरूरत है। और जो पार्टी, जो संगठन हमारे हक अधिकार के मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ने का काम करे, उसके साथ मजबूती के साथ खड़े होने की जरूरत है।